Assalamu alaikum, dear students. I am Yasin Rashid Mir, teacher at UPS Ganapura. Today we are going to study the topic, namely types of government. Dear students, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और साथ में हमने ये भी पढ़ा था लॉज एंड द गवर्नमेंट। ये टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े। अब ये वाला टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपको मेरे लास्ट लेक्चर्स याद होंगे तो आपको ये वाला टॉपिक समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि दैट वी आर हैविंग नंबर ऑफ टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बट मसला ऐसा है कि हम उन तमाम टाइप्स को यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ इसके 2 टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स है। मतलब जिस तरह डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, पॉलिटी है, ओलिगार्की है, बहुत सारे टाइप्स है। इस गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स है या फॉर्म्स है, लेकिन हम सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे। आपके लिए इतना काफ़ी होगा। एक तो हम डेमोक्रेसी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ब्रीफली मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताता हूँ, एंड सेकंड वन इज़ मोनार्की। इन 2 के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को उठाते हैं। डेमोक्रेसी को उठाने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर एक कंट्री का, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, हर एक कंट्री का अपना एक गवर्नमेंट होता है। किसी जगह पे ये गवर्नमेंट जो है ये सेलेक्टेड होता है, जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं या अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। किसी जगह पे क्या होता है, ये इलेक्टेड होता है, और जहाँ पे ये इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है उस टाइप के गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब अगर आप एक निचली सतह पे इसकी एग्जांपल लेंगे, अगर हम एक विलेज की बात करेंगे, विलेज में अगर डायरेक्टली इलेक्शंस होते होंगे, मतलब मान लीजिए विलेज में हम क्या करते हैं, हमारे विलेज में बहुत सारे मोहल्ले होते हैं। हम इन मोहल्लों में क्या करते हैं, हम इन मोहल्लों में मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और वो मेंबर्स जब हम उनको इलेक्ट करते हैं, फिर वो अपना एक जो उनका लीडर होता है उसको इलेक्ट करते हैं, जिसे हम चेयरमैन बोलते हैं, और इस तरह वो औकाफ कमेटी बन जाती है और उस औकाफ कमेटी का एक चेयरमैन बन जाता है। ये हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई बंदा मोहल्ले में खुद आके बोलता है कि आज से मैं आपका ये जो आपका सरबराह हूँ, आज से मैं आपका लीडर हूँ, तो वो लीडर बन जाता है विदाउट इलेक्शंस। और फिर वही लोग क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अप्रोच की बुनियाद पे किसी एक बंदे को चेयरमैन बना देते हैं। वो या तो वो अमीर होता है, या उसका पॉलिटिकल अप्रोच होता है, या कुछ और होता है, या वो गाँवों में गाँव में उसकी इन्फ्लुएंस होती है, रिश्तेदारी वगैरह होती है, तो वो चेयरमैन बन जाता है। ये दूसरा तरीका हुआ, इसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो पहला तरीका था, जिस तरह कि हम सरपंच को इलेक्ट करते हैं, वार्ड मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, दैट इज़ डेमोक्रेटिक वे, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन अगर विदाउट इलेक्शंस कोई बंदा आके बोलता है कि आज से मैं आपका लीडर हो गया, तो उससे हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसको अथॉरिटेरियनिज्म कहते हैं। इस तरह यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी की, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक कंट्री का गवर्नमेंट होता है, पर ये उस कंट्री के सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वहाँ किस टाइप का सिस्टम होगा, वहाँ किस टाइप का गवर्नमेंट होगा, क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा। क्योंकि अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो सरफहरिस्त है वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, या डेमोक्रेसी क्या होती है, इन सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच people elect their representatives and in which the government has to explain its actions and defend its decisions to the people। डेमोक्रेसी में क्या होता है, क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं, आज हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि आजकल अगर आप किसी भी मुल्क को देखेंगे, तो हर एक मुल्क की आज करंट में अगर आप देखेंगे, हर एक मुल्क की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी
का सहारा लेते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा नाम है रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जिस तरह कि अगर हम स्टेट लेवल पे देखेंगे तो हम अपने MLAs को इलेक्ट करते हैं, और वो MLAs फिर क्या करते हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। अगर उसकी पार्टी मेजॉरिटी में होगी फिर उसी पार्टी से किसी एक को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है। इस तरह अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, नेशनल गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लोकसभा मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, और वो लोकसभा मेंबर्स फिर क्या करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर उनमें से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ इंडिया में आज अगर आप देखेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं, फिर वो अपना लीडर इलेक्ट करते हैं। तो यानी कि हम इनडायरेक्टली, अगर हम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुआ है, बट ही हैज़ बीन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोगों ने उसको, या इंडिया ने उसको इलेक्ट किया है, बट ही हैज़ बीन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों ने पहले अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया है, और उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने फिर उस प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बात की, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की एक ऐसी फॉर्म है जिसमें लोग क्या करते हैं, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। और साथ में क्या होता है, डेमोक्रेसी की जो खास क्वालिटी है, इसमें क्या होता है, इसमें जो लीडर्स होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं। मतलब कि अगर वो कोई गलती करते हैं, या आप गलती को छोड़ दीजिए, अगर वो कोई लॉ बनाते हैं, कोई एक्ट पास करते हैं, कोई बिल पास करते हैं, फिर अगर लोगों को लगे कि ये बिल जो है उनके खिलाफ है, उनके सेंटिमेंट्स उससे हर्ट होते हैं, उनके राइट्स इससे एक्सप्लॉइट होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो है वो लोगों पे तशद्दुद नहीं कर सकता है, बल्कि गवर्नमेंट को जवाब देना है, गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन वाजिया करनी है, गवर्नमेंट को अपने एक्शंस एक्सप्लेन करने हैं, उन्हें ये बताना है कि हमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, हम इस तरह की ये जो बिल है हमने ये पास क्यों की। क्योंकि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली जो CAA का मसला था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि आपको पता है कि उस ज़मन में बहुत सारी एहतजाज हुए थ्रू आउट इंडिया। तो बार बार आप देख रहे थे कि जो हमारा ये होम मिनिस्टर था अमित शाह, वो बार बार अपने उस डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये आप लोगों के खिलाफ नहीं है, ये वाला जो फैसला है, ये जो बिल है, ये आप लोगों के फेवर में है। मतलब इस तरह की चीज़ें डेमोक्रेसी में होती है। अगर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है। लोगों से अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये जवाबदेह क्यों होती है, इन्हें लोगों को जवाब क्यों देना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि इन लीडर्स को लोगों ने इलेक्ट किया होता है, इसलिए ये लोगों के सामने जवाबदेह होते हैं। लोगों को अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इसमें लोगों को ये पावर होता है, ये अख्तियार होता है कि वो अपने लीडर से जवाब तलब करें, कि वो अपने लीडर से उनके लीडर्स एक्शंस लेते होंगे, उन्हें उन एक्शनस को, उन लीडर्स को, उन तमाम एक्शनस को एक्सप्लेन करना पड़ता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये मोनार्की जो है, जो दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और द सेकंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच आई टोल्ड यू इज़ मोनार्की। अगर हम मोनार्की की बात करेंगे तो मोनार्की में क्या होता है, डेमोक्रेसी आपने देखी, अब देखते हैं मोनार्की में क्या होता है। द मोनार्क मे हैव a small group of people to discuss matters with, but the final decision-making power remains with the monarch or king. Unlike in a democracy, kings don't have to explain. Unlike in a democracy, kings don't have to explain their actions or defend the decisions they take. अब monarchy में क्या होता है, monarchy में गिने चुने कुछ लोग होते हैं और वही फैसले करते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है, जो लास्ट डिसीजन होता है, वो लास्ट डिसीजन जो लेता है वो होता है किंग। यानी कि मोनार्क हम इन अदर वर्ड्स किंग को बोलते हैं या क्वीन को बोलते हैं। इसमें कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनको किंग ने ही सेलेक्ट किया होता है। फिर वो क्या करते हैं, फिर अगर उनको कोई डिसीजन लेना हो तो वो खुद ही आपस में मशवरा करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वो लोगों के सामने जवाबदेह नहीं होते हैं, उन्हें अपनी एक्शंस, उन्हें अपने जो वो डिसीजंस लेते हैं उनको एक्सप्लेन करना नहीं पड़ता है, उनको डिफेंड नहीं करना पड़ता है, वो लोगों के सामने जवाबदेह नहीं होते हैं।
وہ ان کے من میں جو آتا ہے وہ سب کچھ وہ کرتے ہیں. مطلب کہ یہ ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بھی جواب دہ نہیں ہوتے ہیں, وہ خود ہی ڈیسیجنز لیتے ہیں, خود ہی فیصلے کرتے ہیں. تو اس میں یہ والا ٹائپ آف گورنمنٹ جو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کے رائٹس ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. ان پہ کبھی کبھار کیا بہت سی جگہوں پہ یا یہ اکثر و بیشتر ان پہ تشدد بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ والا سسٹم جو ہے اس میں لوگوں کو رائٹس نہیں دیے جاتے ہیں. لوگوں کے ساتھ آلموسٹ اس میں ظلم ہوتا ہے. کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ میں جو سرکار ہے وہ جو بھی ڈیسیجن لیتے ہیں ان کو وہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے, لیکن منارکی میں ایسا نہیں ہوتا ہے. اب آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اور یہ جو منارکی جو یہ والا ٹائپ آف گورنمنٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں however in these days a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. It means that all adults in the country are allowed to vote, but it was not always like this. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے, چونکہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری کنٹریز یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دیٹ we are having a democratic type of government or democratic form of government. ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے, ہمارے یہاں ہم لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹریز ہے, ہمارے یہاں ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے. لیکن ہم اس کو تب تک ڈیموکریسی نہیں کہہ سکتے جب تک نہ وہاں پہ یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز ہو. یونیورسل کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک بندہ, چاہے وہ گورا ہو یا چاہے وہ کالا ہو, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ مین ہو یا وومن ہو, اسی طرح چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, چاہے وہ لور کاسٹ کا ہو یا اپر کاسٹ کا ہو, سارے لوگ. یونیورسل کا مطلب ہوتا ہے سارے لوگ. ایڈلٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بالغ ہو, جو 18 جس کی عمر 18 ایئرس سے زیادہ ہو, جو آلموسٹ 19 ایئرس اولڈ ہو, جس کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو, اس کو ایڈلٹ کہتے ہیں. اب جس کی عمر 18 سال سے کم ہوگی اس کو چائلڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گئی دوسری بات. تیسرا ہے فرنچائز. فرنچائز کا مطلب ہوتا ہے رائٹ ٹو ووٹ, یعنی کہ ہر کوئی شخص جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوگی اس کو رائٹ ٹو ووٹ دینا چاہیے, یا اس کو ووٹ کا حق دینا چاہیے, چاہے وہ لور کاسٹ کا ہو یا اپر کاسٹ کا ہو, چاہے غریب ہو یا امیر ہو. ہر کوئی وہ شخص one who is more than 18 years old should be given the right to vote, whether that person may be rich or poor. ہر ایک بندے کو جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہوگی اس کو رائٹ ٹو ووٹ دینا چاہیے. یہ ہوتا ہے یونیورسل ایڈلٹ فرنچائز کا مطلب. بٹ یہ والا سٹپ جو ہے, یہ والی کوشش جو ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہوا, بلکہ اس کے لیے بہت ساری اسٹرگل کرنی پڑی. چاہے ہم انڈین لیڈرز کی بات کریں یا ہم تھرو آؤٹ ورلڈ اگر ہم دیکھیں گے, چاہے ہم یورپین کنٹریز کو دیکھیں یا ایون کہ اگر ہم سپر پاور امریکہ کو بھی دیکھیں گے, وہاں پر بھی یہ سسٹم سرے سے پہلے سے ہی موجود نہیں تھا, بلکہ اس کے لیے بہت سی فائٹ کرنی پڑی, تب جا کے یہ رائٹ ہر ایک کو دیا گیا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے جو غریب لوگ ہوا کرتے تھے, جو وومن ہوا کرتی تھی, وومن کو انفیریئر سمجھا جاتا تھا, ان کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا تھا, ان کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیا جاتا. بلکہ کیا ہوتا تھا, بلکہ جو ویلدی لوگ ہوتے تھے, جو امیر لوگ ہوتے تھے, جو پیسے والے ہوتے تھے, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, جو انفلوئنشل پیپل ہوتے تھے, ان کو ہی یہ رائٹ ٹو ووٹ دیا جاتا تھا. ہر کسی کو یہ رائٹ ٹو ووٹ نہیں دیا جاتا تھا. آج جو آپ دیکھتے ہیں, آج یہ سسٹم ہے جو 18 سال سے زیادہ ہوگا, پھر چاہے وہ لنگڑا ہو, پھر چاہے وہ پاگل ہو, کچھ بھی ہو, اس کو رائٹ ٹو ووٹ دیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے یہ والا سسٹم نہیں تھا. اس سے پہلے جو عورتیں ہیں ان کو کم تر سمجھا جاتا تھا اور ان کو رائٹ ٹو ووٹ نہیں دیا جاتا تھا. اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے, انڈیا میں بھی یہ ایسے ہی نہیں آیا, اچانک سے نہیں آیا یا خود بخود نہیں آیا, بلکہ اس کے لیے بہت سی اسٹرگل کرنی پڑی انڈین لیڈرز کو. یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ اسکرین پہ دیکھیں. ان انڈیا بفور انڈیپینڈنس اونلی اے اسمال مائنورٹی واز الاؤڈ ٹو ووٹ اینڈ دے دیئر فور کیم ٹوگیدر ٹو ڈٹرمائن دا فیٹ آف دا میجورٹی. سیورل پیپل انکلوڈنگ گاندھی جی وائر shocked at the unfairness of this practice and demanded that
all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. जो मैं आपको अभी बता रहा था, इंडिया में ये ऐसे नहीं आया। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था, हर एक को राइट टू वोट नहीं दिया जाता था, कुछ लोग होते थे जिनको राइट टू वोट दिया जाता था और फिर वही मेजॉरिटी बन जाते थे। इसके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल की, उनमें जो खास नाम है वो है गांधी जी। गांधी जी ने इसके खिलाफ स्ट्रगल की। गांधी जी ने ये डिमांड की कि हर एक को राइट टू वोट मिलना चाहिए, दैट देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने क्या करा, राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, गांधी जी said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly but the sweet of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man. तो यहाँ पे गांधी जी, एक जर्नल था यंग इंडिया उसका नाम था, 1931 में वो इसमें लिखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे शॉक हो रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो गरीब बेचारा है उसको राइट वोट नहीं दिया जाता है, जबकि वो ईमानदार है, वो ऑनेस्ट है, उसका कैरेक्टर अच्छा है, उसके बावजूद भी उसको राइट वोट नहीं दिया जाता है, बल्कि ये उन लोगों को दिया जाता है जो अमीर है, फिर चाहे अगर वो कैरेक्टर लेस भी होंगे, फिर चाहे अगर वो ऑनेस्ट भी नहीं होंगे, उनको राइट वोट दिया जाता है। लेकिन एक ईमानदार इंसान को, एक गरीब इंसान को, या एक जो करेक्टर्ड इंसान हो, उनको राइट वोट नहीं दिया जाता है। तो इसने इसके खिलाफ स्ट्रगल की, इसने इसके खिलाफ जद्दोजहद की कि हर एक बंदे को, हर एक सिटीज़न को जो 18 साल से ज़्यादा होगा उसको राइट वोट मिलना चाहिए। तब जाके आज जो आप देखते हैं, जो वमन है, जो इसी तरह जो गोरे चाहे काले रंग का हो या लोअर कास्ट का हो, हर एक को यहाँ पे राइट वोट दिया जाता है इंडिया में। ये वाला फ्यूचर जो है, ये डेमोक्रेसी का फ्यूचर है। ऐसा आप डेमोक्रेसी में देख सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर कोई ये डिमांड कर सकता है दैट देयर शुड बी इक्वलिटी, दैट देयर शुड बी प्रॉपरली एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट देयर शुड नॉट बी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे ये हो सकता है डेमोक्रेटिक कंट्री में। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, अगर आपके डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेट होते हैं, चाहे वो सरकार के कर्मचारी ही क्यों ना करे ऐसा, then you people have the right to move toward the Supreme Court or the High Court, and the court in turn will make an enforcement of fundamental rights, क्योंकि ये राइट है आपको डेमोक्रेसी में। तो इस तरह हम देखते हैं पूरी दुनिया ने इसके लिए कोशिश की। फिर क्या हुआ, ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। दिस मोमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मोमेंट, एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। सफरेज का मतलब भी होता है राइट टू वोट, क्योंकि यूरोप में भी ऐसा सूरत हाल था जो मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ। अमेरिका में भी ऐसा सूरत हाल था, वहाँ पे वुमेन जो है उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाता था। फिर जब एक दफ़ा क्या होता है, ये जो मेल थे वहाँ के, वो बिज़ी रहते हैं, तो उनकी एब्सेंस में, उनकी गैर हाजिरी में जो काम पेंडिंग थे वो काम वुमेन्स ने की, वो काम औरतों ने की। और उनके जो मेल्स थे, जब उन्होंने ऐसा कारनामा देखा तो वो हैरान रह गए। तो वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि जो वुमन है इनमें भी कैपेबिलिटी है, इनमें भी कैपेसिटी है कि ये मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुई, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, तब जाके वुमन को ये राइट मिला, तब जाके वुमन को इक्वल टू सम एक्सटेंट, हम कहेंगे इक्वल ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट से वो देने लगे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। इसके लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिकन वुमन गॉट द राइट टू वोट इन 1920, वाइल वुमन इन द यूके गॉट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन सम ईयर्स लेटर इन 1928। फिर ये मेहनत आखिरकार रंग लाती है। जो अमेरिकन वुमन थी उनको 1920 में ये वाला राइट दिया गया, और जो यूके यूनाइटेड किंगडम की जो वुमन थी उनको ये राइट कुछ साल बाद दिया गया, 1920 के उसके 8 साल बाद, यानी कि 1928 में जो यूनाइटेड किंगडम की जो वुमन थी उनको ये राइट दिया गया, राइट टू वोट। इस तरह आपने देखा कि जो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज के दौर में, प्रेजेंट में, अगर हम करंट में देखेंगे, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तस्वर की जाती है। लेकिन आप यहाँ पे इसे हुर्फ आखिर मत समझिए, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट जो है, ये वाला आइडिया जो है, ये पॉलिटिकल थिंकर्स ने दिया है। क्योंकि आज इस पे भी रिसर्च हो रही है, इस पे भी स्टडी हो रही है।
हो सकता है आने वाले सालों में या कुछ सालों के बाद कोई ऐसा सिस्टम आए जो डेमोक्रेसी से भी अच्छा हो। लेकिन अगर हम करंट की बात करेंगे तो करंट में जो डिक्टेटरशिप है, जो टोटलिटेरियनिज्म है, जो इसी तरह बाकी ये जो मोनार्की है या अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी के बराबर नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू लिबर्टी, ये सारे राइट्स लोगों को दिए जाते हैं। अब अगर आपको मज़ीद जानना हो तो आप फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आप उस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करें, तब जाके आपको पता चलेगा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो डेमोक्रेसी होती है, इसमें क्या क्या राइट्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में और एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।